गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं दीपिका और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीन प्याजे जी के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो गाइस, जीन प्याजे जो थे उनका जन्म 1896 को हुआ था और उनकी मृत्यु 1980 को हुई थी। वो स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। वाइगॉस्की का भी जन्म जो हुआ था वो 1896 में हुआ था, लेकिन वे रशिया में जन्म लिए थे और प्याजे जी स्विट्ज़रलैंड में जन्म लिए थे। इनकी जो थ्योरी है कॉग्निटिव, इन्होंने बच्चों के 4 स्टेज को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है। तो चलिए इसे आगे हम लोग समझते हैं कि इन्होंने कैसे दिखाया है। और मेरी ये जो वीडियो है ये सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स पे होने वाली है। सो गाइस प्लीज़, मैं स्लाइड वाइज कोई भी आपको वीडियो कुछ प्रोवाइड नहीं करूँगी। जो भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगी वो सारी मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स होंगे। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं और प्याजे जी के बारे में जानते हैं। तो इन्होंने प्याजे जी ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे जोर दिया था। उन्होंने अपने खुद के बच्चों पर स्टडी की थी और उन्होंने डेवलपमेंट यानी विकास के बारे में उन्होंने बताया था कि बच्चे जो होते हैं वो एक्टिव लर्नर होते हैं और लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। प्याजे जी ने डेवलपमेंट को 4 भागों में बांटा है: फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। जिसमें से कॉग्निटिव के बारे में हमें पढ़ना है। कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक, फिजिकल मतलब होता है शारीरिक, सोशल सामाजिक और इमोशनल भावात्मक। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उन्होंने बच्चे के स्टेजेस और उसकी स्टडी के बारे में बताया और उनके माइंड स्ट्रक्चर के बारे में बताया। यहाँ पे मैंने लिखा है चाइल्ड, जो कि एक्टिव लर्नर और लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्कीम एंड स्कीमा के बारे में। तो यहाँ पे स्कीम जो है वो देखना, पहुंचना, पकड़ना और चूसना होता है, इसे हम सी, रेज, ग्रैब और सक कहते हैं। ये सारे स्कीम हमारे स्कीमा में आते हैं। बच्चों के अंदर जन्म से स्कीम होता है। ये हमें हमेशा याद रखना है कि जो स्कीम जो होता है वो बच्चों के अंदर जन्म से ही होता है। मेंटल स्ट्रक्चर, स्कीमा क्या होता है? एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है, मानसिक संरचना। सबका मेंटल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड एक्टिविटी इज कॉल्ड स्कीमा। सूचना, ज्ञान व क्रियाओं का समूह जो होता है वो क्या कहलाता है? हमारा स्कीमा कहलाता है। अ सिंगल इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड एक्टिविटी इज कॉल्ड स्कीम। एकल सूचना, ज्ञान व क्रियाओं का क्रियाएं जो होती हैं वो हमारी स्कीम कहलाती है। तो हम इसे बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे कि किसी बच्चे ने कैट को देखा तो उस बच्चे के अंदर मेंटल स्ट्रक्चर बन गया। वो मेंटल स्ट्रक्चर अलग अलग बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है बच्चों में। तो बच्चों में अलग अलग टाइप से जो भी होगा वो स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, जो कि हमारे किस में आएगा? स्कीमा में आएगा, क्योंकि मेंटल स्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन स्कीमा में स्कीम क्या है? इस बिल्ली के आइज, लेग्स, कलर्स, ये सब फीचर्स। अब हम लोग मेंटल स्ट्रक्चर को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आपको बीएड का या फिर सीटेट का या फिर किसी भी DSSB का एग्ज़ाम देना है, तो आप क्या करेंगे? आप उस एग्ज़ाम को रीच करने के लिए, उस एग्ज़ाम तक पहुंचने के लिए आपको जो कि वहाँ की स्टडी मटेरियल उसको कंप्लीट करना होगा, उसे अच्छे से पढ़ना होगा। तो जो आपकी स्टडी मटेरियल होंगे वो सब आपके स्कीम होंगे। लेकिन आपको क्या क्लियर करना? सीटेट क्लियर करना है, आपको KVS क्लियर करना है, उसके एग्ज़ाम्स को क्लियर करना है। वो क्या होगा? आपका एक मेंटल स्ट्रक्चर आपके माइंड में होगा कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद या फिर ये पढ़ने के बाद से आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। तो ये सब आपके मेंटल स्ट्रक्चर में आएगा। तो जो मेंटल स्ट्रक्चर जो होगा वो स्कीमा होगा। और जो आपके जो भी उसके सब पॉइंट्स होंगे, जैसे कि उसको रीच करने के लिए, पहुंचने के लिए, देखने के लिए, जो भी आपके जो स्कीम्स होंगे वो जो भी आपके सब पॉइंट्स होंगे वो आपके स्कीम्स में आएंगे।
इक्विलिब्रेशन जो है वो 2 टाइप में डिवाइडेड है, इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम जो है वो संतुलन होता है और डिसइक्विलिब्रियम होता है वो असंतुलन होता है। हम लोग इक्विलिब्रियम में क्या करते हैं, अपने प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा। इक्विलिब्रियम इज अ कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय पियाजे दैट डिस्क्राइब द कॉग्निटिव बैलेंसिंग ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन विथ ओल्ड इन्फॉर्मेशन। ओल्ड इन्फॉर्मेशन एंड न्यू इन्फॉर्मेशन, इसका मेन जो पॉइंट वो होता है, जैसे कि अगर हम चाय बनाना किसी बच्चे को बता रहे हैं कि हम लोग चाय बनाते हैं, एक मैं एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, ये कोई बहुत ही ज़्यादा उससे कोई एग्ज़ाम्पल नहीं है। तो अब अगर बच्चा दूध जानता ही नहीं होगा, चीनी जानता ही नहीं होगा, तो उसे आप चाय बनाने का प्रोसेस कैसे बताएंगे। लेकिन बच्चा अगर वही चीज़ अगर दूध और चीनी जानता है और उसे आप नई चीज़ को बताएंगे, तो वो अपने पूर्व ज्ञान को एंड मीन्स अपने प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से मीन्स चाय बनाने के नॉलेज से कनेक्ट करेगा और फिर उसको जो भी क्लैरिटी होगी वो उसे अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो उसे अब अपनी पढ़ाई पे अच्छे तरीके से संतुलन बना पाएगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का ये वर्क होता है। Disequilibrium is a cognitive unbalancing of new information with old knowledge। और इसमें क्या होता है, अनबैलेंस का मतलब होता है कि बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आता है, वो अपने न्यू नॉलेज और ओल्ड नॉलेज को कनेक्ट कर ही नहीं पाता है, तो इससे बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। कन्फ्यूजन, इक्विलिब्रियम और यहाँ पे क्लैरिटी, यहाँ पे इसे दिखाया गया है। इसके बाद से हमारा नया टॉपिक है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मतलब एडजस्ट करना। तो आप कैसे बच्चों को एडजस्टमेंट सिखा सकते हैं, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब वही होता है प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से कनेक्ट करना, और अकोमोडेशन होता है प्रीवियस नॉलेज प्लस न्यू इन्वायरमेंट, न्यू इन्फॉर्मेशन एंड मॉडिफाइड चेंज। जैसे कि अगर चाय बनाने वाले एग्जाम्पल को ले लिए, तो बच्चा प्रीवियस नॉलेज जैसे कि दूध, चीनी, ये सब को कनेक्ट किया, उसके बाद से एक न्यू इन्वायरमेंट, जैसे कि टीचर उसे किसे बताएगी, अपने क्लासरूम में से एक्सप्लेन करेगी ये सब चीज़। न्यू इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ से उसे एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिला। और मॉडिफाइड चेंज, तो उसकी लाइफ में जो भी चेंजेस आया, वो जिसके नॉलेज में जो चेंजेस आया उसे हम अकोमोडेशन में डालेंगे। तो यहाँ पे हिंदी वालों लोगों के लिए है एडेप्टेशन और आत्मसातकरण, एसिमिलेशन, ये आप इसे नोट कर लीजिएगा। अकोमोडेशन, ये आप पॉइंट आप इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स है, तो थोड़ा सा इधर उधर मिलेगा, बट आप थोड़ा सा इसमें एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अब हम पियाजे जी के 4 स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग आते हैं पियाजे के मेन पॉइंट पे। पियाजे प्रपोज 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशीय, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशन एंड फॉर्मल ऑपरेशन। तो यहाँ पे मैंने सबका हिंदी लिखा हुआ है, तो आप जिसे हिंदी चाहिए होगा वो पीछे से यहाँ से लिख लीजिएगा। तो जो सेंसरी स्टेज जो होता है उसमें बच्चे का बर्थ होता है, बर्थ से 0 to 2 ईयर्स तक होता है, 0 से 2 ईयर्स, बर्थ से 2 ईयर्स, जिसमें उसके 5 सेंसेस ही वर्क करते हैं। जो उसके 5 सेंसेस हैं वो आँख, नाक, कान, अनुकरण मीन्स इमिटेशन, मेमोरी, इमेज, वस्तु स्थायित्व जिसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो वस्तु स्थायित्व, ये सब सेंसेस उसके। जो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि किस स्टेज में बच्चे वो अपने सेंसेस का यूज़ करते हैं, तो आपको आंसर में क्या लिखना है, सेंसरी मोटर स्टेज। द प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 से 7 ईयर्स तक के बीच होता है। प्री और ऑपरेशन, प्री मतलब पहले, ऑपरेशन मतलब तर्क या लॉजिक, तो तर्क से पहले की अवस्था या उससे पहले की जो भी। तो बच्चा इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने ही बात को वो रखने में वो सक्षम नहीं होगा, वो अपनी बात को रख नहीं पाएगा। बस इसमें इस स्टेज में हमने इतना ही पढ़ना है। और आगे चलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें कि बच्चा मूर्त मतलब वस्तु में, इसमें बच्चा क्या होता है, लॉजिक करना मतलब तर्क लगाना सीख जाता है। अगर कोई बच्चे को आप कुछ भी बता के नहीं जा सकते हो, अब बच्चे को कुछ बताओगे तो उस पर आपको वो क्वेश्चन करेगा, आपसे समझना चाहेगा उस बच्चे को। तो ये इस पॉइंट में होता है जो कि 7 से 11 वर्ष तक चलता है। पॉइंट्स में आएगा कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी और डिसेंट्रेशन। और जो 4th और लास्ट स्टेज है द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 11 से 15 ईयर्स तक चलता है, जिसमें बच्चे का
पूर्ण तरीके से मीन्स पूरी तरह से लॉजिक पावर जो होता है वो विकसित हो जाता है। जो कॉन्सेप्ट उसके सामने नहीं है उसके बारे में भी लॉजिक्स लगाना शुरू कर देता है। तो और इसमें हम लोग इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों मेथड से हम लोग पढ़ाते हैं। इंडक्टिव मीन्स होता है एग्जाम्पल से रूल्स, और डिडक्टिव होता है रूल्स टू एग्जाम्पल। तो यहाँ पे वो डिसीज़न मेकिंग का भी जो भी होता है वो डिसीज़न ले सकता है, अपना खुद पे डिसीज़न, सेल्फ डिसीजन ले सकता है, तो जज करने लगता है। ये सब सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे, और यही था मेरा आज का जो पॉइंट। तो थैंक यू सो मच, और मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।